नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने जा रहा हूं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि जल्दी ही हम लोग दरोगा का बैच लेकर के चलेंगे। तो अभी हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और साथ में रीजनिंग के जो सिलेबस हैं, जो चैप्टर वाइज सिलेबस दिए गए हैं, उन सिलेबसों को भी पढ़ाते चलेंगे। जैसे न्याय निबंध हो गया, पूर्वधारणा, तर्क, निष्कर्ष, कार्यवाही, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, जो भी हैं सारे चैप्टर आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल है। ठीक है ना। तो आप वहाँ से जा कर के आप दरोगा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप ये आखिरी मौका समझ करके और पूरे जी जान से लग जाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। देखिए, इसके पहले भी वीडियो मैंने बना करके भेजा था कि ये जो आपकी सामने वैकेंसी है, इसको ये मान के चलिए कि यही मेरे लिए आखिरी है, इसके अलावा और कोई मेरे पास नहीं है। जो करना है मुझे इसी में करना है। ठीक है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं। सी के पास ई से ज्यादा, तो मान लेते हैं कि ये ई है और सी का क्या है, इससे ज्यादा है ई के पास। क्वेश्चन कह रहा है कि सी के पास ई से ज्यादा है, तो सी को हम ज्यादा बड़ा कर दिए यहां पर। अब अगला कह रहा है कि और ई के पास बी से ज्यादा है। इस ई के पास क्या कह रहा है कि बी से ज्यादा है। अब आगे क्या कह रहा है कि सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है। सी जो है वो ए के बाद दूसरा धनी है, मतलब क्या होगा कि ए सबसे धनी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है कि इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसे हैं, तो सबसे कम किसके पास है, बी के पास। यही आपका उत्तर है। ये क्वेश्चन तो आपको आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अभी इसमें इनपुट आउटपुट के भी क्वेश्चन है, न्याय निबंध भी है, इसी में पूर्वधारणा के भी क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के भी क्वेश्चन है, जो आगे आपको लेक्चर, यहाँ तक कि डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन है। जो पुलिस में आपने देखा था कितने लंबे लंबे निर्देश दिए गए थे और लास्ट में 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। पूरे पैराग्राफ में वही आपको क्वेश्चन दिखाई देता है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। आप बताइए कि विलुप्त संख्या कैसे ज्ञात होगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 11 के सामने 121 लिखा हुआ है। ठीक है, 11 के सामने 121 का मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। 8 के सामने बिल्कुल 64, 8 के स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। तो 81 क्या होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, 81 आएगा। यानी आपका आंसर क्या मिलेगा, सी इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन भी आसान था, बस उसी के सामने स्क्वायर कर दिया गया था। आइए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। आपने 2 क्वेश्चन देख लिया, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कैलेंडर का दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन दे रखा है कि 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो आपको बताना क्या है 19 जून 2019 को क्या होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो डेट चलिए सेम है, मंथ आपका अलग दे रखा है, ईयर आपका अलग दे रखा है। तो इसको करना क्या होगा कि 2 हिस्से में बांट दीजिए। ये 2 हिस्से में बांट देंगे। पहले हम वर्ष से काम करेंगे, वर्ष निकालेंगे। 19 में 18 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा ना, क्योंकि 18 19 के बीच में 1 साल का अंतर है। और इस दौरान कोई लीप है, लीप नहीं है। और जब लीप नहीं है तो लीप आपको यहां निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा 18 पहले का, 19 बाद का है, तो पहले के लिए हम माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस करते हैं। तो 1 जो होगा यहाँ शुक्रवार में जोड़ेंगे तो क्या होगा, शनिवार आएगा। लेकिन शनिवार इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि अभी 19 जनवरी से लेकर के आपको 19 जून तक जाना है, तो ये भी काम आपको करना होगा। जनवरी का महीना होता है 31 का, 31 में 19 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, आप जानते हैं कि 19 तारीख तक तो दे दिया है। अब जब भी हम लेके चलेंगे तो 19 से बाद का लेके चलेंगे, तो 31 में 19 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 11 9 2 12 आएगा। तो जनवरी में देखिए 12 दिन आएगा। फरवरी चूंकि साधारण है तो 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून में आपका कितना लेना है, 19।
7 से भाग दे लेंगे अगर चाहे तो, या तो सबको जोड़ लीजिए या तो छोटा कर लीजिए। 7 से भाग देके कैलेंडर पढ़ाई है 5 0 3 2 3 और 7 गुना के 14 5। अगर ये ना समझ में आए तो कैलेंडर के वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, आप वहां जाकर के कैलेंडर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए जोड़ते हैं। 5 3 8 2 10 3 13 13 5 18 आएगा और 18 में 7 से भाग देंगे, 7 गुना के 14 कितना बचेगा 4 आएगा। अब 4 देखिए पहले से बाद की तरफ जा रहे हैं तो बाद के लिए 4 हम क्या करेंगे शनिवार में जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो रवि सोम मंगल बुध। आपका उत्तर क्या मिलेगा बुधवार इसका सही आंसर आएगा, यानी डी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा सब आसान है लेकिन अभी कठिन क्वेश्चन भी है जो कि मैं आपको लेके चलूंगा। आसान और कठिन सारे क्वेश्चनों कराऊंगा, क्योंकि जब आप लेके चलेंगे क्या न्याय निगमन का पूर्वधारणा तर्क और इनपुट आउटपुट, तो वहां आपको क्वेश्चन यहाँ तक कि सीटिंग रेजिमेंट के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए अगला प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं आपको। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आसान आपको दिखाई देगा। दोषी जिस प्रकार भूतकाल से संबंधित होता है उसी प्रकार आशा की बात करेंगे तो हमेशा भविष्य में आशा देखा जाता है, तो भविष्य काल हो जाएगा। आपका उत्तर क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा। ठीक, तो आपने देखा कि क्वेश्चन भी आसान था, बस कंपेयर करना था एक दूसरे से, समानता दिखाना था। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं दरोगा का कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में 2 खाली जगह हैं, दिए गए संभावित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 है, अब 2 जगह खाली स्थान है और इन दोनों जगह आपको बताना है कि क्या रखा जाए कि आपका ये निकल कर आ जाए। तो आपके पास कुछ समय दे रहे हैं, चलिए इसको सॉल्व करके जरा बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। ध्यान से देखिए कि श्रृंखला को हम कैसे पूरा करेंगे, यहां पर क्या रखेंगे, देख के बताइए। चलिए आइए देखेंगे, यहां पर दोनों में देखिए संख्या आपका 1 का प्रयोग किया गया है, 3 का प्रयोग है, 5 6 7 और इसमें भी देखिए सब में यही है ना 1 3 5 6 7। इसमें भी देखिए 1 3 5 6 7, यहाँ 1 3 5 6 7, देखिए 1 3 5 6 7। सब में बार बार 1 3 5 6 7 है, वो बात अलग है कि क्रम आपका इधर उधर चाहे जो भी हो। सबको जोड़ने के बाद में भी 22 भी आ रहा होगा, देखिए शायद तो 7 1 8 8 5 13 13 3 16 16 6 22। उसी तरीके से यहाँ देखिए 7 6 13 13 5 18 18 3 21 1 22। तो 1 3 5 6 7 देखिए किस ऑप्शन में है 1 3 5 6 7 है, यहाँ पर 1 3 3 है लेकिन 5 नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ 1 3 5 लेकिन 6 न देकर क्या दिया 8, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ 1 3 5 6 7 है लेकिन इसमें देखेंगे तो यहाँ 2 लिखा है लेकिन 1 नहीं लिखा, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 1 3 5 6 7 लिखा है, 1 3 5 6 7 ये लिखा है, यानी ये ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान था लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन मिल गए तो पता चलेगा कि आप उसमें ढूंढते रह जाएंगे कि इसको करना कैसे है, लेकिन देखेंगे तो कुछ नहीं दिया था इसमें, बस जो क्रम था 1 3 5 6 7 का वही क्रम आपको ऑप्शन में ढूंढना था। तो चलिए अगला प्रश्न कुछ देखा जाए, इसे दरोगा का अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन आसान भी है इसमें और कठिन तो बहुत ज्यादा दे रखा है, इसलिए ध्यान से देखते चलिएगा और पढ़ाई शुरू कर दीजिए महीने से, क्योंकि अगर कोचिंग खोलने का वेट करेंगे तो फिर तब तक बात बहुत बिगड़ जाएगी। कोचिंग खोलेगा तो लेके चलेंगे। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कथन दे रखा है और धारणा दे रखा है। कथन क्या कह रहा है कि सरकार ने पशुबुलंका के गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। दुर्गा एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले कथन को पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए कथन में कहना क्या चाहता है, क्योंकि जो धारणा होगा इसके कई नियम हैं। धारणा में ध्यान देना होगा केवल किंतु परंतु एकमात्र निश्चित आता है तो धारणा गलत होता है। दूसरा, जो धारणा दिया गया है वो कथन से संबंधित होना चाहिए, अगर हल्का सा भी बढ़ चढ़कर अनुमान लग गया उसमें तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
और अगला ये कि कथन अगर आपका पॉजिटिव है, धारणा आपका निगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो तमाम रूल है, जो नियम हम आपको पढ़ाएंगे, एक नहीं 10-12 रूल है, और साथ में उसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो आइए पहले देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ अगर आप पहला देखेंगे धारणा में, तो कह रहा सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि। जब पर्याप्त धनराशि होगा तभी सरकार इस तरीके का घोषणा करेगी, मुआवजा देने का घोषणा करेगी। तो भाई पहला तो बात एकदम सही धारणा है, क्योंकि सरकार के पास अगर कोष में पैसा नहीं होता तो कभी भी मुआवजा दे ही नहीं पाती, तो बात देने की कहां से कर लेती। ठीक है, पहला आपका देखेंगे तो ये जो धारणा है वो कथन से बिल्कुल संबंधित है। लेकिन अगर दूसरी धारणा की बात करिए तो जरा, सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। भाई घटना को कम करने की कोशिश कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये कथन में कहीं पर भी लिखा होता बताइए। क्या कहीं भी ऐसा लिखा है कि घटना को कम करने के कथन में कोशिश करने की बात कहा गया है? नहीं। कोई भी धारणा अगर कथन से हटकर कही गई होगी तो यह धारणा बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये बढ़ चढ़ कर अनुमान है, कि दूसरा क्या है, ये बढ़ चढ़ कर अनुमान लगाया गया है। तो कभी भी पूर्व धारणा में आप बढ़ चढ़ कर अनुमान नहीं लगाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो धारणा आपको देना होगा कथन से संबंधित होना चाहिए, बढ़ चढ़ करके अनुमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसा आपने दूसरे में देखा कि कथन संबंधित नहीं था और इसमें बढ़ चढ़ कर अनुमान लग गया है। ठीक है, तो इसमें केवल पहला सही होगा, यानी आपका क्या होगा, केवल धारणा वन अंतर्निहित है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन कई हैं पूर्व धारणा संबंधित, ठीक है ना, जो कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए। पूर्व धारणा, न्याय निगमन, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटी, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान समझते चलिएगा, इन चैप्टरों को मैं पढ़ाऊंगा भी, पूरा दरोगा की बैच की तरह लेके चलूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अंकों से निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती न हो और परवर्ती भी क्या हो, न हो। ध्यान दीजिएगा, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का, पूर्ववर्ती मतलब पहले, और परवर्ती मतलब बाद में। ठीक, कहना चाहता है कि कितने ऐसे 6 हैं जिसके पहले भी 9 हो और बाद में भी 9 हो। ये कंडीशन है, 6 से पहले 9 और 6 के बाद में भी 9। अब श्रृंखला आपके सामने दे रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दरोगा के लिए नहीं, पुलिस में भी इंपॉर्टेंट है। दरोगा में तो देख ही रहे कि दिया गया था 16 वाले पेपर में, ये पुलिस में भी दिया गया था। आप प्री चाहे मेंस देख लीजिए, पीछे को उठा करके 2013 वाले भी जो 14 में मेंस कराया गया था, आप वहां उठा करके देख लें, या अभी आप हाल का ही पेपर का उठा कर देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं पहले 6 कितना दे रखा है। देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ तो 9 पहले है ही नहीं, यहाँ 6 इसके पहले 9 हटाइए, यहाँ देखिए 6 से पहले 9 और 6 के बाद 9, ये एकदम सही है, पहला तो बन जाएगा। यहाँ 6 से पहले 9 है लेकिन बाद में क्या 6 दे रखा है, ये भी देखिए, ठीक है ना। आप इधर आ जाइए, 6 से पहले 9 बाद में, ये आपका सही है। ठीक, अगला 6 से पहले 9 बाद में 6, ये भी 6 दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ आपका गलत है ना, तो केवल कितने बनेंगे, 1 और 2। ऐसा देगा तो पहले करना क्या होगा कि पहले देख लीजिएगा कि कहाँ कितना कितना 6 लिखा हुआ है, बस कंडीशन ये लिख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 6 से पहले भी 9 होना चाहिए और 6 के बाद भी 9 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या दे रखा था, 6 से पहले भी 9 था, 6 के बाद भी 9 था, उसी तरीके से यहाँ देखिए 6 से पहले 9 और 6 के बाद 9, केवल 2 जगह बन रहा था, इसीलिए ऑप्शन क्या बनेगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब चैप्टर पढ़ाऊंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं चैप्टर दरोगा में पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको बस ये दिखना चाह रहा हूँ कि आप ये देख लें कि क्वेश्चन किस टाइप के दरोगा में पूछे गए थे, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमको पढ़ना क्या है, तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा और पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। चलिए अगला दरोगा का क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न न्याय निगमन का है। चलिए न्याय निगमन हम चैप्टर पढ़ाए हैं। पहला कह रहा है सभी कैमरे टीवी हैं, तो बना लीजिए, सभी कैमरे को उठा करके टीवी में डाल दीजिए। फिर कह रहा है कुछ कैमरे क्या होना चाहिए, यहां से कुछ कैमरे मोबाइल होना चाहिए, कुछ कैमरे मोबाइल होना चाहिए। ये बन गया डायग्राम। पहला कुछ मोबाइल टीवी है
तो मोबाइल और टीवी का गोला देखिए दोनों मिला हुआ है, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी मोबाइल टीवी है, तो ये गलत है भाई, कुछ मोबाइल केवल टीवी में जा रहा है, ठीक है ना, कुछ ही हिस्सा है, दूसरा गलत। केवल क्या होगा, निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो ये है आपका न्याय निगमन का क्वेश्चन भी दिया था, आसान दिया था। अगर आप पढ़े होंगे, न्याय निगमन आता होगा तो सिंपल बना करके कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और दरोगा में, और कैसे सॉल्व करना है, आइए उसको देखते हैं। और ये भी देखना जरूरी है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि डायरेक्शन का दे रखा है। प्रश्न है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग इमारतें हैं। ईसीई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। ईसीई आईटी से 18 मीटर उत्तर में है। तो काम कर लेते हैं, ये आईटी है, ठीक, और इससे उत्तर में कितना है, 18 मीटर। किसको कर दें, ईसीई को कर देते हैं। ईसीई आईटी से 18 मीटर उत्तर में है। फिर कह रहा है कि ईईई, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई ट्रिपल ई जो है ईसीई से 20 मीटर पूरब में है। ईसीई से 20 मीटर पूरब में कौन है, ट्रिपल ई ब्रांच होता है। अगला है सिविल आईटी से 30 मीटर, यहां ध्यान देगा, सिविल आईटी से 30 मीटर उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम का मतलब जानते हैं, ये यहां कर लीजिए सिविल। यही कह रहा है कि सिविल जो है वो आईटी से कितना, 30 मीटर उत्तर पश्चिम में है। आगे मैकेनिकल सिविल से, मैकेनिकल सिविल से यहां देखेंगे, मैकेनिकल सिविल से 32 मीटर दक्षिण में है। आप यहां पर क्या कर लेंगे, मैकेनिकल, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा था, 32। ध्यान दीजिएगा यहां बात, मैकेनिकल सिविल से 32 मीटर दक्षिण में है। उसके बाद यहां जो लिखा है, अब ये जो का बहुत बड़ा रोल है, चाहे डायरेक्शन हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, या आपका ब्लड रिलेशन, कैलेंडर तक में आपको जो दिया रहता है। जो का मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान दीजिएगा। जो का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, और का मतलब, सॉरी हाँ, जो का मतलब सेकेंड पर्सन, और लिखा होता तो फर्स्ट पर्सन। यहां पर जो शब्द जो बात कर रहा है वो सिविल के लिए कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि मैकेनिकल सिविल से 32 मीटर, देखिए मैकेनिकल सिविल से 32 मीटर दक्षिण में है, जो ईसीई के पश्चिम में है। जो का मतलब सिविल की बात किया है कि ये जो सिविल है वो ईसीई से क्या कह रहा है, पश्चिम में है, ठीक है। गलती से इसको पश्चिम मत बनाने लगेगा, सोचेगा अरे इसी यहां पर है, मैकेनिकल यहां तक पश्चिम में हो कैसे जाएगा, ये तो दक्षिण पश्चिम चला जाएगा। नहीं, अगर यहां पर और लिखा होता, जो की जगह अगर यहां और लिखा होता, तब हम मान लेते कि तब इसको कहता था, फिर क्वेश्चन ही गलत बन जाता, ठीक है। अगर यहां जो की जगह खाली अगर और लिख दे तो फिर बनाना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। कह रहा है कि मैकेनिकल और ईसीई के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखिए यहां से आपको ये दूरी बताना है, यहां से ये वाली दूरी बताना, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, ये दूरी निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि पहले आइए काम करते हैं कि ये दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दूरी निकल गई, ये आपका 32 दे रखा है, तो आसानी से आप ये दूरी निकाल सकते हैं। अब ये दूरी निकालेंगे कैसे, तो देखिए ये आपका दूरी कितना दे रखा था, 30, और ये कितना है, 18। तो आप ऐसे बना लीजिए इसको, ये समझ में आया। देखिए कण आपका 30 दे रखा है, आपका ये 18 है, ये आपको निकालना है। तो एक काम कर लीजिए, ये दूरी निकालने के लिए सीधी रेखा के बीच में आप निकाल लेंगे क्या, अंडर रूट में 30 का स्क्वायर, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है ना, 18 का स्क्वायर। अगर इसको निकालते हैं तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900, 18 का स्क्वायर कितना आएगा, 324 होता है क्या, देखिए तो 18 का स्क्वायर करके 8 8 64, 6 8 का 8 6 14, 1 8 8 1 1, ठीक है।
8 4 12, 1 1 2 1 3, 324। अब इसको जरा माइनस करके देखिए तो 10 4 6 आएगा, 9 2 7, और यहाँ 8 में 3 जाएगा 5, 576। और 576 किसका होता है? 24 का होता है क्या? 576 रूट किसका? 24 का होता है। देख लीजिए गुणा करके, 24 गुणे 24, 4 चौके 16, 4 दूना के 8, 1 9, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 6, 9 8 17, 4 1 5, 576 किसका होता है? 24 का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये दूरी जो थी आपका निकल कर आएगा कितना? 24। ये 24 निकल कर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि ध्यान देना है कि ये दूरी आपको निकालना था, तो यहां से आप ये बना लीजिए, यहां से ये बना लेंगे। अब ये बना लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये 30 जो दे रखा था ना, ये 30 इसका था, ये लाइन का। आपको इस लाइन को निकालना है। आसानी से निकाल सकते हैं। 32 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर कर देंगे ना, तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम करते हैं रूट में 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कर दीजिए, आराम से निकल कर आ जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। यहां 2 बार आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना था, क्योंकि डायरेक्शन में पाइथागोरस प्रमेय अभी हमको बताना बाकी था, ठीक है ना। तो चलिए 32 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 32 गुणे 32 अगर हम करें, 2 दूना के 4, 2 3 6, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, ये है ना, 2 दूना के 4, 2 3 4, 6 6 12, और यहाँ 9 1 10, कितना? 1024 आएगा। देख लीजिएगा भाई, ठीक है। 2 दूना के 4, 2 3 6, 3 दूना के 6, और 3 3 के 9, 4 6 6 12, 9 1 10, और 24 के स्क्वायर कितना था? 576। इसको जोड़िए जरा, कितना आ रहा था? 1024 प्लस 576। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, और 5 1 6, 1600 आएगा। और 1600 किसका रूट होगा? 40 का। 40 गुणे 40 करेंगे तो 1600 आएगा, यानी उत्तर आपका क्या होगा? डी ऑप्शन जो था 40 मीटर, यही आपका उत्तर होगा। तो देख रहे डायरेक्शन में भी क्वेश्चन दे रखा था, ये टाइम टेकन क्वेश्चन हो गया ना। एक बार आप यहाँ कर निकाले, फिर एक बार आप यहाँ निकाले, क्योंकि जब तक आप ये वाला दूरी नहीं निकालेंगे 24, तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये दूरी कितना आएगा। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो देखिए दरोगा में क्वेश्चन हल्के मत लीजिएगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन जैसा चैप्टर क्वेश्चन अच्छा से घुमा करके दे दिया है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दरोगा की अगर आपने सपना बनाया है कि नहीं मुझे दरोगा निकालना है, दरोगा बनना है, तो इसके लिए अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और हर चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बच्चे पढ़े हैं वो डायरेक्शन को बड़े हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन आपने देखा कि क्वेश्चन ठीक ठाक दिया था। हल्का सा भी एग्जाम में अगर आप गड़बड़ाएंगे तो गलत कर जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि घड़ी का दिया हुआ है। क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच की समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में, बिल्कुल एक सीध का मतलब जानते हैं? 0 डिग्री का कोण। और 0 डिग्री कोण का मैंने क्लास में पढ़ाया है कि इसमें 5 में क्या करना होगा, पहले वाले में 60/11 से गुणा कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे 300/11 मतलब 27 ही क्या होगा? 3/11 मिनट, यानी पूरा उत्तर आएगा 5:27 से 3/11 मिनट। और ऐसा ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी। पढ़ा चुके हैं, अगर समस्या होगा तो आप क्लॉक वाले चैप्टर जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, चैनल पे, आप जाकर के वहां से प्रश्न या इस चैप्टर को घड़ी वाले को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। देखिए 2 3 7 11 17 19 6 1 26 9, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 10 जोड़ेंगे 17, 5 के बाद 10, तो 17 में 15 जोड़ेंगे, 17 और 15 कितना होता है? 7 5 12 32 होता है ना। और 32 का मतलब F आएगा, क्योंकि 32 में 26 घटाएंगे तो 6 आएगा। अगला देखिए 5 10 15, तो अगला कितना जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे, 6 में 20 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, जेड हो जाएगा। और आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 25 जोड़ेंगे ना, 5 10 15 20 25, 26 और 25 जोड़ लीजिए तो y आ जाएगा आपका, ठीक है ना। y यहाँ पे लिख लीजिए।
अगला देखेंगे तो 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 8 29, नहीं 19 + 8 27 होता है। 27 का मतलब 1, 27 में +8 जोड़ेंगे या 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 8 जोड़ेंगे 9 8 17 का मतलब Q। तो Y और Q आपका क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब अगले प्रश्न की तरफ आइए चलते हैं, देखते हैं दरोगा का अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान देंगे आप, दरोगा का पेपर था रीजनिंग का, तो कुछ आसान है तो कठिन भी है, ये हल्के में मत लीजिएगा दरोगा की रीजनिंग को, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि गुणा का अर्थ प्लस है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गुणा के अर्थ पे यहाँ पे क्या करना था? प्लस करना था। भाग का अर्थ माइनस, जहां पर भाग है वहां माइनस कर लीजिए। प्लस का अर्थ गुणा, जहां प्लस है वहां गुणा। माइनस का अर्थ भाग, यहाँ भाग कर लीजिए। माइनस की जगह भाग, प्लस की जगह क्या करना था? गुणा। अब साइन चेंज कर लीजिए, जैसे था 120 था, आप प्लस की जगह यहाँ क्या कर रहा था? गुणा लिखने के लिए, तो 12, ठीक। नीचे क्या होगा? भाग 3 -4 + 2 फिर भागे 2 गुणे 1। इसको सॉल्व करने के लिए बोडमास का नियम प्रयोग किया जाता है, और बोडमास का नियम आप जानते हैं, है ना। बोडमास का नियम क्या होता है कि पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। चलिए इसमें सबसे पहले क्या होगा? यहाँ भाग वाले ये है, भाग यहाँ, पहले भाग को सॉल्व कर लीजिए। तो इसको काटेंगे तो 3 चौके कितना होगा? 12, तो 120 गुणे 4 -4 प्लस 2 से 2 काट देंगे ना, 2 भागे 2 क्या होगा? 1 आएगा, और 1 यहाँ पर गुणे क्या कर लेंगे? 1 कर देंगे, सही है ना। 2 से 2 कट गया 1, 1 गुणे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा को करेंगे, ठीक है, गुणा को सॉल्व, फिर माइनस प्लस हो, प्लस फिर माइनस। 4 0 0, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 480 -4 प्लस 1 गुणे 1, 4 में कम, हाँ -4 + 1 करेंगे तो -3 आएगा ना, तो 480 -3 करेंगे तो कितना आएगा? 477 477, और ऐसा कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। आइए कुछ अगला क्वेश्चन देखा जाए कि अगला किस चैप्टर से दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन भी है, कठिन भी है। रीजनिंग को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार दरोगा में काफी बच्चे रीजनिंग में फेल हुए थे। इस बार आपको रीजनिंग में पास सिर्फ नहीं होना है, मेरिट में भी आना है, तो रीजनिंग को सही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और तर्क का है। कथन क्या दिया हुआ है कि क्या विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए, ठीक है। अब इससे संबंधित वो तर्क यानी विचार मांगा है। तर्क पॉजिटिव निगेटिव दोनों में हो सकते हैं, बस तर्क कथन से संबंधित होना चाहिए, और बढ़ चढ़ करके उसमें न तो अनुमान हो किसी प्रकार का, न कोई कार्यवाही वगैरह हो। आइए देखिए, यहाँ पहला कह रहा है कि हाँ, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करना चाहिए और खोजों सम्मानों सुविधाओं आदि के बारे में भूल जाना चाहिए। भाई ये तो गलत तर्क है। मतलब जो भी खोज किए हैं, जो भी उन्होंने पढ़ लिख कर के तरह मेहनत की है, या जो चीज सीखे हैं, वो आकर के भारत आए और वो क्या करें? भूल जाए। तो ये तर्क तो कभी भी सही नहीं माना जाएगा। आप पढ़ करके देखिए, क्या कभी भी ऐसा कहा जाएगा कि मतलब जो आप आविष्कार किए, जो सीखे हैं, वो आकर हमारे देश से भूल जाइए? नहीं, ये चीजें गलत है। तो पहला तर्क गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, उन्हें रहने दो जहां वे चाहते हैं। हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है या नहीं है, ऐसा कथन में निकल करके तो नहीं आ रहा। ये भाई तो तर्क है, लेकिन बढ़ चढ़ कर है। तर्क कभी भी अनुमान नहीं लगाना है, तर्क में अनुमान नहीं लगाना है, क्योंकि वो कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। इसका मतलब आपने क्या अनुमान लगा लिया कि हमारे पास क्या है? पर्याप्त प्रतिभा है, ठीक है, इसीलिए क्या करें? उसको ना बुलाया जाए, ठीक है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी कि जहां है वो रहने दो, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है। क्योंकि पर्याप्त प्रतिभा है या नहीं है, ऐसा कथन में कुछ जिक्र नहीं किया गया था, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड आपका मजबूत है, यानी दोनों का दोनों क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आपने देखा कि दरोगा वाले में कथन और पूर्वधारणा से तो क्वेश्चन था, यहाँ आपने देखा कि कथन और तर्क भी पूछ लिया है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किससे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं दरोगा की प्रीवियस एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। और आप तो जानते ही हैं कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे, तो उसमें मैंने देखा कि हर प्रैक्टिस सेट पे इनपुट आउटपुट भी है, न्याय निगमन भी है और कथन निष्कर्ष तर्क वगैरह भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। अब तक आपने देखा था कि कथन और पूर्वधारणा से प्रश्न था, कथन और तर्क से था, न्याय निगमन से था, अब कथन और निष्कर्ष भी आपका दे रखा है। यानी अगर आप देखेंगे तो दरोगा में इस चैप्टर का कितना रोल है, ठीक है ना। न्याय निगमन हो चाहे आपका कथन निष्कर्ष, कथन तर्क या कथन पूर्वधारणा। आइए देखिए आप क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। देखिए कथन निष्कर्ष हो जब कुछ भी दे रखा, पूर्वधारणा तर्क वगैरह कुछ भी करा ही दे रखा, आपको कथन को पहले समझना बहुत जरूरी है कि कथन कहना क्या चाहता है और उसे क्या भाव निकल कर आता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कथन से पहले जो घटना घट जाए वो पूर्वधारणा, और कथन के बाद जो घटना घटे वो आपका निष्कर्ष, ठीक है। यही पूर्वधारणा और निष्कर्ष में अंतर होता है। कितने बच्चे एग्जाम में तो ये नहीं समझ पाते हैं कि पूर्वधारणा कब लग रही है, निष्कर्ष कब लग रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बात को नोट करके रखिएगा कि कथन से मतलब वक्ता के कहने से पहले जो घटना घट चुकी होती है वो पूर्वधारणा होती है, और वक्ता के कहने के बाद, ठीक है, वक्ता के कहने के बाद जो घटना घटे वो आपका क्या होता है, निष्कर्ष होता है। और तर्क क्या होता है, तर्क तो आपका एक तरीके से विचार होता है। जैसे होता है कि घर में पिताजी आपसे क्या करते हैं, विचार पूछते हैं किसी चीज को लेकर के। तो चलिए आइए कथन को पढ़ करके पहले समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक और तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार तेल की कीमतों की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। अब भाई देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है, और यहां पर कह रहा है कि जो सरकार है वो तेल की कीमतों की वर्तमान नीति की समीक्षा। समीक्षा का मतलब ये है कि वो बैठक करेगी और देखेगी कि क्या हमें जो तेल की कीमत है वो बढ़ाना चाहिए अपने देश में कि नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में क्या हुआ, उसमें वृद्धि हुई है। अब चूंकि सरकार अगर पहले ही बढ़ा चुकी होगी तेल की कीमत तो सोचेगी नहीं कि नहीं फिर बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि भाई पब्लिक परेशान हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि एक दिन पहले ही उसने बढ़ाया हो और आज अचानक उसको न्यूज मिला कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों की वृद्धि अचानक तेज हो गई है, बढ़ गई है, तो कल का बढ़ा हुआ है तो अचानक फिर बढ़ाना थोड़ी समस्या हो जाएगी। मान लीजिए कल एक आधा रुपये 1 रुपया बढ़ाया होगा तो बढ़ा सकते हैं, 50 पैसे 1 रुपया 2 रुपया तक 10 रुपये बढ़ाए होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये बढ़ा करके 15 रुपया या 13-14 रुपये किए होंगे तो अब बढ़ाते में तो सोचेंगे, ठीक है। हाँ, ये भी बात हो सकता है कि अगर वो नहीं बढ़ाए होंगे पहले तो हो सकता है कि बढ़ा भी दे, क्योंकि भाई नुकसान हो रहा होगा। अगर उनको लग रहा है कि नुकसान हो रहा है तो बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ 2 कंडीशन हो सकता है। अब सरकार नीति की समीक्षा कर रही है तो वो समीक्षा का मतलब वो देखेगी कि क्या हमको बढ़ाने से जनता पर ज्यादा बोझ तो नहीं आ जाएगा या जनता परेशान तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर वो बढ़ा भी सकती है तेल कीमतों को और नहीं बढ़ा सकती है। निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है, सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि करेगी। तो देखिए ये वृद्धि कर भी सकता है और नहीं भी है, 50% की बात है भाई। मैंने अभी क्या कहा कि सरकार नीति की समीक्षा कर रही है, अगर उसको जरूरत लगेगा तो बढ़ा सकती है, जरूरत नहीं लगा तो नहीं बढ़ाएगी। अगला, सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के बावजूद तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी। तो ये भी भाई 50% बात बन सकती है। अगर सरकार को लगेगा कि नहीं वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं तो वृद्धि नहीं करेगी, और अगर उसे लगेगा कि नहीं भाई ये बढ़ा दिए हैं हमको वृद्धि करने की आवश्यकता है तो वृद्धि अपना कर सकती है। तो इन दोनों में आइदर कंडीशन बनेगा, या तो आपका निष्कर्ष पहला होगा या तो आपका निष्कर्ष दूसरा होगा, क्योंकि या तो भाई वृद्धि करेगी सरकार या तो वृद्धि नहीं करेगी। तो ऐसे में आपका उत्तर क्या होगा, सी, या तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा या तो आपका सेकेंड अनुसरण करेगा। तो ध्यान दीजिएगा निष्कर्ष में आइदर वाला कंडीशन भी बनता है, और मैंने आप लोगों को नोट में लिखवाया भी है। जब ऑफलाइन क्लास लिया था मैंने तो कथन निष्कर्ष में ये भी मैंने पढ़ाया था कि इसमें आइदर कंडीशन बनता है। हालांकि आइदर कंडीशन सब में बनता है भाई, या तो में कि या तो भाई घटना घटेगी या तो नहीं घटेगी, 2 में से कोई एक बात हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आइदर कंडीशन लगता है।
तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि पासा का दे रखा है। 1 2 3 4 पासा बनाया और 3 का विपरीत जानना चाहता है। तो पासा चैप्टर हम पढ़ाए हैं, उसमें 1 अंक कॉमन से भी कर सकते हैं और 2 अंक कॉमन से भी। तो 3 का विपरीत निकालना है, तो 3 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। और 3 का पड़ोसी 5 6 से 5 6 कट जाएगा, 3 का विपरीत क्या बच जाएगा 4, यानी आपका उत्तर क्या होगा डी हो जाएगा। देखिए दरोगा में 40 क्वेश्चन था, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को मैं आपको अगले पार्ट 2 वाले में पढ़ाऊंगा। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, चलिए अपना वो क्वेश्चन लिख लीजिए और सॉल्व करके आप आंसर बताइए। आइए देखिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। आप सॉल्व करके इसका उत्तर बताइएगा। और अभी इसमें ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन है, और आपके बहुत सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो और बॉडी कुछ बचे हुए हैं, तो उस क्वेश्चनों को पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। तो बाकी शेष बचा पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। और मैं इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मैं ये भी चेक करूंगा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे सही इसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे कमेंट करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो बच्चे दरोगा का एकदम सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए बाकी इसमें प्रैक्टिस सेट 1 जो हम आपको करा रहे थे, तो बाकी जो बचा है वो अगले वीडियो में कराएंगे। और ध्यान दीजिएगा, दरोगा का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर वाइज आपको पूरी वीडियो बना करके मैं दूंगा आपको, और पूरा एकदम लाइन से प्रैक्टिस सेट भी चलाऊंगा और साथ में आपको चैप्टर भी पढ़ाते लेके चलूंगा दरोगा का। तो एकदम सावधानी से लेकर के, और जो भी रीजनिंग की किताब है केपी सिंह का लिए तो केपी सिंह का ही लेकर के पूरा सॉल्व करिए, और कोई भी समस्या आती है तो पूछिए। और हर चैप्टर को रीजनिंग, मैथ, जीएस लेकर के एकदम तैयारी मन से एकदम करिए। और जो किताब आपको खरीदना है, तो आप उस सब्जेक्ट के टीचर से कंफर्म करिए, एक बार उनसे बात करिए, और बात करके उनसे पूछिए कि सर हमको हिंदी का पढ़ना है या लॉ का पढ़ना है, तो कौन सा चैप्टर, कौन सी किताब खरीदा जाए। क्योंकि देखिए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर होते हैं वो बुक की राइटर अच्छे बता सकते हैं। जैसे मुझसे रीजनिंग का पूछेंगे तो मैं बोलूँगा आप केपी सिंह की जो मोटी वाली किताब है, नीली वाली, आप उसको लेकर सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पर्याप्त क्वेश्चन दे रखा है। बाकी किताबें देखिए सब ठीक ही होती हैं, लेकिन ऐसा किताब लीजिए जिसमें प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा दे रखा हो, तो आप उसको लेकर के सॉल्व करिए। बाकी कोई समस्या आती है तो हम हैं ही, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।